हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रीजनिंग की, और जो आपका 5 तारीख को पेपर है आने वाला कनिष्ठ का, उसके लिए ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हम लोगों ने रीजनिंग की बहुत सारी क्लास अभी तक कर रखी है, 25 क्लास लगभग आप लोगों ने देखी होंगी, बहुत से स्टूडेंट ने देखी भी हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कनिष्ठ सहायक में 7 क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग के पूछे जाएंगे। तो आज हम 7 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा आप लोग रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे होंगे, हिंदी पे ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे, और हिंदी के साथ साथ जो आपका साइंस वाला टॉपिक है वो उस पर आप फोकस कर रहे होंगे, और करंट अफेयर, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर से स्कोरिंग है जो कि देखने को मिलेगा अच्छा कंपटीशन। तो आप लोग इन टॉपिक को, इन सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करना। हिंदी हो गया, और करंट अफेयर हो गया, और आप लोगों का साइंस, क्योंकि यहाँ पर से एक जो मास है, एक औसत स्टूडेंट है, वो यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए ये अच्छा चांस है, और आप लोगों को रिविज़न ज़्यादा से ज़्यादा करना है अंतिम समय में। अगर आप लोग रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा अभी करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों का एग्ज़ाम है जो कि अच्छा वहाँ पर होने वाला है। और वही क्वेश्चन है जो कि आप लोगों ने अभी तक पढ़े हैं, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछने वाला है। थोड़ी सी जो करंट अफेयर है वो थोड़ा नया हो सकता है, बाकी सभी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो करंट अफेयर भी आप लोग देख रहे होंगे, मैंने आप लोगों को चैनल पे प्रोवाइड करा रखी है बहुत सारी वीडियोज़, तो आप लोग करंट अफेयर भी देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 7 क्वेश्चन जो कि रीजनिंग के हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है जो कि मैं रीजनिंग का कराने जा रहा हूँ। ए के बाद जेड के बाद एक्स है, एक्स के बाद यहाँ पर बी आ गया, बी के बाद वी आ गया, वी के बाद टी के बाद सी, और आर के बाद यहाँ पर 2 लेटर क्या आएंगे ये हमको बताना है। ठीक है, क्या हो गया? ए जेड एक्स बी वी टी सी आर, यहाँ पर 2 लेटर कौन से आएंगे ये हम लोगों ने बताना है। अब देखो शुरुआत से अगर हम चलें तो ए है हमारे पास, ए के बाद जेड आ गया, यानी कि लास्ट का लेटर आ गया ए बी सी डी में। तो ए, उसके बाद लास्ट का लेटर, जेड के बाद देखो एक कम करने के बाद एक्स आ गया, और फिर यहाँ पर बी आ गया है, यानी कि फिर से ए बी सी डी का शुरुआत का लेटर आ गया बी। अब देखो फिर V आया, यानी कि फिर से पीछे की तरफ चले गया, ये ABCD में फिर से पीछे की तरफ से चले गया, और फिर T आया, और फिर शुरुआत का लेटर आ गया C। तो हमारे पास एक थोड़ा सा समझ विकसित करने के लिए क्या बना, A B। तो A के बाद क्या आया हमारे पास, B आया, B के बाद क्या आया, C आया, यानी कि ABCD है जो कि यहाँ पर बन रहा होगा। लेकिन कितने के बाद? 2 का गैप है यहाँ पर। देखो यहाँ पर कितने का गैप है? 2 का। यहाँ पर भी कितने का गैप है? 2 का। इनके बीच में 2 लेटर हैं। अब जो अगला वाला आएगा ए बी सी डी, डी जो आएगा वो 2 लेटर के बाद आएगा, तो 2 लेटर के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, डी आ जाएगा। तो यहाँ पर एक लेटर तो आर हो गया, और एक लेटर हम लोगों ने ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये 2 लेटर हो गए बीच में, और यहाँ पर हमारे पास डी आ गया, यानी कि हमारा आंसर डी वाला होना चाहिए, जहां पर भी ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब पहला वाला क्या होगा, यहाँ पर जो फिलिंग द ब्लैंक है, इस ब्लैंक पर क्या आएगा इसको अब हम देखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, जेड है। अब फिर से चले हम जेड से एक्स में आए, जेड से एक्स में आए, एक्स से हम कहाँ पर आए, वी में आए, वी से टी में आए, टी से आर में आए, तो आर से अब हम यहाँ पर आएंगे तो कौन सा लेटर आएगा। देखो यहाँ पर क्या रीजनिंग लग रही है, यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है, इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ पर जेड है, और जेड कितने पर आता है दोस्तों, 26 पर आता है। हम लोगों ने जैसे कि अभी तक पढ़ा है ABCD में सबसे लास्ट में आता है, यानी कि 26 पर आता है। अब ये एक्स कहाँ पर आता है, एक्स आता है दोस्तों 24 पर। एक्स कहाँ पर आता है, 24 पर आता है। वी कहाँ पर आता है, वी आता है 22 पर, और T कहाँ पर आता है, 20 पर, और R कहाँ पर आता है, 18 पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं 18 पर आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या सीरीज चल रही है, यहाँ पर ये सीरीज चल रही 26, 26 में से -2 कर दिया 24, 24 में से -2 कर दिया 22, 22 में से -2 कर दिया 20, 20 में से -2 कर दिया 18,
18 में से -2 कर देंगे 16, और 16 पर क्या आता है आप लोगों को अगर याद होगा, मैंने आप लोगों को रीजनिंग में पढ़ा रखा है, तो 16 में कौन सा लेटर आता है, P आता है। कौन सा लेटर आता है, P आता है। तो यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या बन गया, P और D। तो P और D है जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि 26, 24, 22, 20, 18, 16, क्योंकि ये आप लोगों ने अगर मेरी वीडियोस पहले देखी होंगी तो आप लोगों को डेफिनेटली ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर आप नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक मेरी क्लास नहीं देखी है तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि Z है, Z के बाद एक माइनस करेंगे Y। यहाँ पर हम लोगों ने क्या माइनस किया, यहाँ पर एक माइनस किया तो Y आ गया, Y के बाद क्या आ गया, X। X के बाद एक और माइनस करेंगे, X के बाद Y माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा W। तो ये बन गया W के बाद V के बाद एक और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास U के बाद एक माइनस करेंगे तो T आ जाएगा, T के बाद एक माइनस करेंगे तो S आ जाएगा, S के बाद एक माइनस करेंगे तो R आ जाएगा, R के बाद एक माइनस करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा Q में एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा P। यानी कि हर एक लेटर में एक एक माइनस करने के बाद हमारा क्या आ गया है, P आ गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा आंसर P, Q और D आ जाएगा। तो आप लोगों के लिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट ये आप लोगों के लिए रहने वाला है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, आप लोगों को क्या करना है, विषम चुनना है। विषम को चुनिए, ऐसा विषम को चुनिए आप लोगों के पास आएगा। ऑप्शन आप लोगों के पास 4 होंगे और इनमें से आप लोगों को क्या करना है, विषम को चुनना है। तो ऑप्शन में आप लोगों के पास गाजर, आलू, टमाटर और चुकंदर, ये 4 ऑप्शन हैं। इनमें से विषम चुनना है जो कि डिफरेंट है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, एक क्लास है आप लोगों के पास, इस टाइप के प्रश्न आएंगे, विषम को चुनना है, असंगत को चुनना है, विषम की जगह असंगत भी लिखा हो सकता है, ठीक है, असंगत को चुनना है, विषम को चुनना है, भिन्न, निम्न में से भिन्न कौन सा है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा और 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए रहेंगे। जैसे हम मान लें क्लास 10th है, क्लास 10th में स्टूडेंट बैठे हैं, 5 स्टूडेंट हैं, 5 में से 4 लड़के हैं और 1 लड़की है। तो हम लोग क्या कहेंगे, 4 में से 4 लड़के हैं, 1 लड़की है, तो जो लड़की है वो सबसे अलग है, लड़की क्या है, सबसे अलग है, इसलिए उस क्लास में सबसे अलग कौन हो गया, वो लड़की हो गई। तो इसी प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा अलग होगा। अब लड़की अलग इसलिए हुई क्योंकि लड़की का जेंडर 4 पुरुषों से अलग है, ठीक है, जो कि इंगित करता है कि वो महिला है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं उन 4 स्टूडेंट में, उन 4 लड़कों में कहीं ना कहीं समानता देखने को हमको मिल रही है, वो एक जैसे हैं, कहीं ना कहीं वो एक कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा, ये 4 में से 3 ऐसे होंगे जो कि किसी एक जैसे होंगे, उनमें कोई एक ऐसा लॉजिक लग रहा होगा जो कि सभी पर लगेगा, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा होगा जो कि सबसे अलग होगा, उनमें सबसे अलग लॉजिक लग रहा होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन देखने पड़ेंगे, फिर इनमें समझना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। गाजर, आलू, टमाटर, चुकंदर, तो ये सभी खाने वाली चीज़ें हैं, आप लोग देख रहे हैं, ये सभी खाने वाली चीज़ें हैं। तो इनमें से क्या हो सकता है अलग। देखो अगर हम गाजर की बात करेंगे दोस्तों, तो गाजर जैसे ये ज़मीन है, ये ज़मीन है और ज़मीन में गाजर किस प्रकार से उगता है, ये इसकी पत्तियां होती हैं इस तरीके से, और ये जो गाजर है ये नीचे इस तरीके से ज़मीन के नीचे से गाजर उगता है। आलू की भी अगर हम बात करेंगे, आलू का ये पौधा है और आलू के जो दाने हैं वो इस तरीके से इस पौधे के नीचे से लगे रहते हैं, यानी कि ज़मीन के नीचे से। अगर हम टमाटर की बात करेंगे तो टमाटर का ये जो पेड़ है, पेड़ ऊपर की ओर होता है और इसी पेड़ में क्या होते हैं, टमाटर इस तरीके से लगे रहते हैं, यानी कि इसकी जड़ नीचे को हो गई और टमाटर ऊपर हमको मिल रहा है। चुकंदर की अगर हम बात करेंगे तो चुकंदर भी दोस्तों ज़मीन के नीचे से इस प्रकार से हम लोगों को यहाँ पर ये चुकंदर देखने को मिलेगा और इसके जो पत्तियां हैं वो ऊपर को इस तरीके से निकली होंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये गाजर, आलू और चुकंदर,
ये कहीं ना कहीं ज़मीन के नीचे से हमको इनका खाने वाला भाग मिल रहा है। और अगर हम बात करेंगे टमाटर की तो ये पेड़ के ज़मीन के ऊपर से हम लोगों को पेड़ से मिल रहा है। तो यहाँ पर जो असंगत हो गया, जो विषम हो गया, जो सबसे भिन्न हो गया, जो सबसे डिफरेंट हो गया, वो क्या हो गया? वो हो गया टमाटर। तो टमाटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों के यूकेपीएससी के द्वारा पिछले साल किसी एक एग्जाम में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आप लोगों को जैसे कि पता है कि यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आप लोगों ने रीजनिंग को डिटेल में पढ़ना होगा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाना। रीजनिंग करके मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें मैंने आप लोगों को कुल 25 है अभी तक 25 क्लास वो दे रखी हैं। तो आप लोगों के लिए वो क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तीसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ब्लड रिलेशन का है। सुमित के दादा का भाई, सुमित के दादा का भाई हेमंत के पिता का पिता है। हेमंत के पिता का पिता है। सुमित हेमंत से कैसे संबंधित है? सुमित हेमंत से कैसे संबंधित है, ये हमको बताना है। ठीक है, ब्लड रिलेशन का यहाँ पर रक्त संबंध का क्वेश्चन हम लोगों से पूछ लिया है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आप लोगों को डिटेल में करा रखा है ब्लड रिलेशन, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ इस क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सुमित के दादा का भाई, हम सबसे पहले यहीं से शुरुआत करेंगे, अपनी पढ़ते हुए जाएंगे आगे को, और हम अपना आंसर करते जाएंगे। सुमित के दादा, तो सुमित हम लोगों ने बना दिया, ये रहा सुमित। अभी हमको नहीं पता कि ये सुमित क्या है, हमको नहीं पता कि सुमित क्या है। देखो, सुमित लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसमें प्लस भी लगा सकते हैं, माइनस भी लगा सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये सुमित के दादा का भाई, तो सुमित के पिता होंगे, और पिता का भी पिता होगा कोई, तभी तो दादा होंगे। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आगे सुमित के दादाजी, ये सुमित के दादाजी हो गए। अब दादा का भाई, ये दादा का भाई हम लोगों ने बना दिया। ये जो दादा का भाई है वो क्या है? हेमंत के पिता का पिता है। ये जो भाई है वो कौन है? हेमंत के पिता का पिता है। तो यहाँ पर देखो, पिता मैंने बना दिया। ठीक है, यहाँ पर पिता बना दिया, और इसका बेटा मैंने बना दिया हेमंत। देखो, हेमंत के पिता का पिता है कौन? ये भाई। अब हमको ये चार्ट है जो कि हम लोगों ने फ्लो डायग्राम हम लोगों ने बना दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? सुमित हेमंत से कैसे संबंधित है। हम लोगों को ये बताना है कि सुमित का संबंध हेमंत से कैसा होगा, यानी कि हमको सुमित के बारे में बताना है कि सुमित हेमंत का क्या लगता है रिलेशन में। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सुमित के लिए ये पिता होगी, पिता का दादा, दादा का भाई। दादा का भाई भी क्या होता है? दादा ही होते हैं, दादाजी। और दादाजी का बेटा क्या हो गया? ये पिता हो गए, और इनका बेटा ये हो गया, तो ये क्या हो गया? इनके चाचा हो गए, चाचा या फिर ताऊ हो गए। ठीक है, चाचा या फिर ताऊ जी हो गए सुमित के लिए, ये पिता इसके। अब चाचा या ताऊ का बेटा क्या होता है? चाचा या फिर ताऊ का बेटा क्या होता है? तो ये क्या हो गया? चचेरा। चचेरा भाई। ठीक है, चचेरा भाई या फिर चचेरी बहन। ऑप्शन में आप लोगों को जो भी देखने को मिलेगा, चचेरी बहन। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, अगर आप लोगों को वहां पर ये भी ऑप्शन में दिया होगा चचेरा भाई, चचेरी बहन, और या तो ये ऑप्शन ए या ऑप्शन 2, या तो ऑप्शन ए या ऑप्शन 2, इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा कि कौन सा हो सकता है। तो इसमें देखो, चचेरा भाई,
हम लोगों ने अभी कहा कि सुमित के बारे में हमें नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की। जब तक इस प्रश्न में नहीं कहा जाएगा कि सुमित लड़का है या लड़की, तब तक हम नहीं बता सकते, क्योंकि वैसे नाम सुमित लड़कों का लगता है, बट रीजनिंग में हम लोग नाम से निर्धारित नहीं करते कि वो लड़का होगा या लड़की। इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। बट यहाँ पर अब एग्जाम में हम देखेंगे तो चचेरा भाई भी हो सकता है, चचेरी बहन भी हो सकती है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा, या तो ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन बी। भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। अब अगर आप लोगों को ये आ जाएगा कि यहाँ पर ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, या फिर डाटा अपर्याप्त है, ऐसा भी आप लोगों से ऑप्शन दे सकता है। डाटा अपर्याप्त है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों से यहाँ पर ऑप्शन इस तरीके से दे दिए, तो इस बात को समझने की कोशिश करना। ऑप्शन यहाँ पर दे दिए चचेरा भाई, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 आप लोगों से को दे दिया बहन, तीसरा ऑप्शन दे दिया बुआ, चौथा ऑप्शन दे दिया पिता। अब देखो 4 ऑप्शन तो दे ही दिए हैं इसने, यहाँ पर हम लोगों को अब एक ऑप्शन तो ऐसा चुनना ही पड़ेगा जो कि इसका आंसर हो सकता है। तब हम इस चचेरे भाई को ही आंसर टिक करेंगे, क्योंकि हम लोगों को ऑप्शन में ऐसा कहीं पर भी नहीं दे रखा है कि डाटा अपर्याप्त है, हम नहीं बता सकते, या फिर चचेरा भाई चचेरी बहन, दोनों ऑप्शन में जब नहीं होंगे तो हम चचेरे भाई को ही ऑप्शन में टिक करेंगे। तो इन बातों को आप लोग नोट डाउन करके लिख लेना। ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हो गए जो कि हम लोगों ने यहाँ पर कर लिए हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। टोटल हम 7 क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें। तो 3 क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिए, 4 क्वेश्चन और हैं, तो इनको भी आप लोग समझने की कोशिश करना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यदि ऋण का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ प्लस है, ठीक है, गुणा का अर्थ क्या है, प्लस है, और प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, भाग है, और भाग का अर्थ ऋण है। तो हमको अब एक समीकरण दे दी, इस समीकरण को हमको क्या करना है, हल करके बताना है कि क्या आएगा आंसर में। अब देखो बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि इसी को हल करके आ जाते हैं, इन चिन्हों का परिवर्तन वो नहीं करते हैं। हम लोगों को क्या करना है, इन चिन्हों को परिवर्तन करना है। तो अगर अलग से हम लोग रफ कॉपी में आप लोग लिख देना पीछे से कि माइनस का अर्थ इसने क्या कह दिया, गुणा कह दिया भाई, गुणा का अर्थ इसने क्या कह दिया, प्लस कह दिया, और प्लस का अर्थ क्या कहा इसने, प्लस का अर्थ इसने क्या कहा, भाग कहा, और भाग का अर्थ क्या कहा इसने, ऋण है। तो हम लोगों ने चिन्ह परिवर्तन कर दिए, माइनस की जगह गुणा, गुणा की जगह प्लस, प्लस की जगह भाग, भाग की जगह माइनस, ये हम लोगों ने इसमें चिन्ह को परिवर्तन करना है। अब इसमें एक बात और ध्यान में रखना, इसमें ये ध्यान में रखना कि हमारे पास एक सूत्र होता है जिसको हम बोलते हैं BODMAS, बॉड मास। ये रीजनिंग में आप लोगों के काम आएगा बहुत बार, और मैंने आप लोगों को बताया भी है। इसमें क्या होता है, देखो B से ब्रैकेट, O से ओपन, या फिर O से ऑफ। अब ये इतना टफ आप लोगों की नहीं आएगा B और O वाला। आप लोगों से हम यहाँ पर देखेंगे D से डिवीजन यानी कि भाग, M से मल्टीप्लाई मतलब गुणा, और A से एडिशन मतलब जोड़, और S से सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखना। बॉड मास का क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों ने ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है। जो भी आप लोगों को समीकरण दी होगी उसमें से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को खोलेंगे। ब्रैकेट को खोलने के बाद जो भी चीज़ जहाँ पर भी भाग का चिन्ह लगा होगा उसको हम करेंगे,
उसके बाद हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जोड़ करेंगे, जोड़ करने के बाद घटाना करेंगे। हम ऐसे नहीं कर देंगे कि सबसे पहले इसमें लिख रखा है कि 40 गुणा 12, इस 40 और 12 को हम गुणा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें कहीं पर भाग भी लगा है और हम लोगों ने बॉड मास का नियम पढ़ रखा है कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, भाग को हल करना है। तो इसलिए आप लोग इस बॉड मास थ्योरम को ध्यान में रखना और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अब हम इसका चिन्ह परिवर्तन करते हैं। इसका अब हम क्या करते हैं, चिन्ह परिवर्तन करते हैं। देखो कैसे, 40 लिखा, 40 के बाद गुणा, गुणा की जगह हम लोगों ने क्या लिखना है, प्लस, गुणा की जगह हम लोगों ने प्लस लिखा। 12 के बाद प्लस, और प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, तो प्लस की जगह हम लोग क्या लगाएंगे, अब भाग लगा देंगे। तो उसके बाद 3 आया, 3 के बाद माइनस, और माइनस की जगह दोस्तों क्या है, गुणा है, तो माइनस की जगह हम लोगों ने गुणा लगाया और 6 लगाया। 6 के बाद भाग है, भाग की जगह हम लोगों ने क्या करना है, माइनस करना है, और 60 इजिकल टू क्या आएगा, ये हम लोगों को बताना है। अब इसमें मैंने क्या कहा, बॉड मास थ्योरम लगानी है। बॉड मास में हम लोग सबसे पहले भाग करते हैं, तो भाग कहाँ पर हो रहा है, भाग 12 और 3 के बीच हो रहा है। 3 और 12 के बीच भाग हो रहा है, तो 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। 4 3 12, 40 प्लस यहाँ पर 4, बाकी हर एक चीज़ वैसे ही लिख देंगे हम, फिर गुणा, फिर 6 माइनस 60 इजिकल टू वट। अब देखो भाग हम लोगों ने कर लिया, इसमें अब भाग तो हट गया। अब हमारे पास क्या है, दूसरा नियम, भाग के बाद गुणा करने का। गुणा कहाँ कहाँ पर हो रहा है, 4 और 6 के बीच में। 40 हम लोगों ने वैसे लिखा, ये वाला प्लस ऐसे लिखा, 4 और 6 को गुणा कर देंगे तो 6 चौक 24 हो जाता है, माइनस 60 इजिकल टू वट। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने गुणा तक हम आगे, गुणा के बाद हम लोगों ने क्या करना है, जोड़। तो जोड़ कहाँ कहाँ पर हो रहा है, 40 और 24 में। 40 और 24 को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 64 माइनस 60 इजिकल टू क्या, 64 में से 60 को माइनस करेंगे तो 4 हमारे पास इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा, और यही आप लोगों को टिक करके ऑप्शन में आना है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 5वें क्वेश्चन की ओर। अपने 5वें क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ने वाले हैं। देखो अब हम 5वां क्वेश्चन करेंगे, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा 5वां क्वेश्चन। इसमें क्या है, सार्थक क्रम बताइए, और ऑप्शन आप लोगों के पास है, पहला है परिवार, दूसरा है समुदाय, तीसरा है सदस्य, और चौथा है मोहल्ला, और 5वां है राष्ट्र। और आप लोगों को अब ऑप्शन दिए होंगे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। 4 ऑप्शन ऐसे दिए रहेंगे और इनमें क्रम दिया होगा 3 और 1 2 4 5, ये पहला ऑप्शन हो गया। और इसी तरीके से 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1, और 5 1 2 4 3। तो इस तरीके से आप लोगों के ये ऑप्शन दिए रहेंगे, और इनमें आप लोगों को बताना होगा कि सार्थक क्रम कौन सा होगा इसका। ठीक है, तो सार्थक क्रम बताने के लिए दोस्तों अगर इस तरीके का प्रश्न आ गया तो हम लोगों ने क्या देखना है, हर एक चीज़ को देखेंगे, परिवार, समुदाय, सदस्य, मोहल्ला, राष्ट्र। तो अब हमको ये समझ में आ रहा है कि यार राष्ट्र बन रहा है, और राष्ट्र कैसे बनता है, राष्ट्र परिवार, समुदाय, सदस्य और मोहल्ले से मिलके बनता है। लेकिन इसमें हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि यार इसमें एक सदस्य है, तो सदस्य तो सिंगल एक होता है। जैसे मैं हूँ, मैं अपने परिवार का एक सदस्य हूँ, आप अपने परिवार के एक सदस्य हैं, तो हम लोग क्या है, एक छोटी सी इकाई हैं अपने राष्ट्र की।
राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई को क्या है, हम लोग सदस्य हैं, यानी कि अब हमने क्या बनाना है, राष्ट्र बनाना है जो कि पूरे समुदाय, मोहल्ला, इन सभी से मिलकर बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या आना चाहिए, सदस्य आना चाहिए, जो कि सबसे पहले आना चाहिए। सबसे छोटी इकाई होगी सदस्य, सबसे छोटी इकाई क्या होगी यहाँ पर, सदस्य हो गई दोस्तों, ठीक है। ठीक है यार, थोड़ा सा मैनेज कर लेना क्योंकि यहाँ पर लाइट चलेगी है। और हाँ, तो यहाँ पर क्या है, सदस्य आ गया हमारे पास, सदस्य आ गया तीसरे नंबर पर। सदस्य से ऊपर क्या आएगा, सदस्य, बहुत सारे सदस्य मिलके, 3-4 सदस्य मिलके क्या बनाएगा, एक परिवार को बनाएगा। तो 3 के बाद क्या आ गया हमारे पास, परिवार आ गया। परिवार के बाद देखो, 1 परिवार, 2 परिवार, 3 परिवार, ये सभी मिलके क्या बनाते हैं, एक समुदाय बनाते हैं। तो 2 आ जाएगा हमारे पास। और जब बहुत सारे समुदाय मिल जाएंगे तो वो क्या बनाएगा, एक मोहल्ला बनाएगा, यानी कि हमारे पास चौथा ऑप्शन आ जाएगा। और जब बहुत सारे मोहल्ले मिलेंगे तो वो क्या बना देगा, एक राष्ट्र बना देगा। तो हमारे पास क्या रहा है, 3, 1, 2, 4, 5। तो ये ऑप्शन हम लोगों को 3, 1, 2, 4, 5 कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन 1 में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो चुका होगा। अब देखो यहाँ पर आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जिसमें आप लोगों से क्या पूछ रहा है कि इसमें कितने वर्ग हैं। तो वर्ग की संख्या हमको बतानी है दोस्तों, इसमें कितने वर्ग होंगे। तो काउंट करते हैं, चलिए। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अभी जितने भी आप लोगों के पेपर हो रखे हैं अभी हाल फिलहाल में, उसमें आप लोगों से त्रिभुजों की संख्या के बारे में पूछा गया है, ठीक है। लेकिन अब हमारा यहाँ पर हो सकता है कि वर्ग की संख्या के बारे में पूछ लिया जाए। मैंने आप लोगों को वर्ग और त्रिभुजों की संख्या निकालना सिखा रखा है, अलग से क्लास बना रखी है, तो आप लोग देख लेना। लेकिन अभी हम सिर्फ इस वाले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो वर्ग की अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखो सबसे छोटा वर्ग कहाँ पर बन रहा है, सबसे पहले छोटा वर्ग कहाँ पर बन रहा है, इसके बीच में बन रहा है यहाँ पर। तो ये सबसे छोटा वर्ग है। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जैसे कि देख रहे हैं थोड़ा सा लाइट की दिक्कत है, लाइट चलेगी है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करना। अब देखो सबसे छोटा वर्ग है, इसको मैं अलग से बना लेता हूँ। और इस छोटे वर्ग में हम लोग देखेंगे कि कितने वर्ग आ रहे हैं, इसमें कितने वर्ग आ रहे होंगे। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग लिखेंगे 1 2 1 2, हम लोगों ने इस तरीके से लिखा। अब हम क्या करेंगे, इसमें इस 1 का भी वर्ग कर देंगे और इस 2 का भी वर्ग कर देंगे और जोड़ देंगे। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2, 2 का वर्ग 4, 1, ठीक है। तो 4 और 1 को हम ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी कि एक वर्ग जो कि ये इस तरीके से बन रहा है, इसमें कितने वर्ग बनेंगे अंदर इसके, तो इसमें बन जाएंगे टोटल 5 वर्ग। अब देखो हमारे अंदर का तो आ गया, अब अंदर का आ गया, उसके बाहर अब तिरछा वर्ग बन रहा है। देखो ये क्या बन रहा है, एक तिरछा वर्ग बन रहा है। वो कैसे बन रहा है, देखो वो ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे बन रहा है एक। अब हम लोगों ने इसमें भी देखना है कि कितने वर्ग बनेंगे। अब जैसे ही हम लोगों ने इसके बाहर से वर्ग बनाया, अब मैं इसके अंदर वाला वर्ग को मिटा देता हूं, जो कि पहले हम लोगों ने यहां पर देखा था। तो ये ऐसा वर्ग बन रहा है। अब इसके अंदर इन 2 लाइनों से, इस लाइन से और इस लाइन से खींचने से कितने वर्ग बन रहे हैं नए, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें सिर्फ एक ही वर्ग, जो कि ये सबसे बड़ा वाला वर्ग है, यही वर्ग बन रहा है। और इसके ये जो छोटे छोटे हैं ये त्रिभुज बन रहे हैं, वर्ग नहीं बल्कि त्रिभुज बन रहे हैं। इसमें तो वर्ग बन रहे थे अंदर, और इसमें क्या बन रहे हैं, त्रिभुज बन रहे हैं। तो इसलिए इसके अंदर कितने वर्ग होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग होगा। कितना वर्ग होगा, एक ही वर्ग होगा। यानी कि अब हम लोगों ने देखा कि इसमें 5 वर्ग, इसमें 1 वर्ग। तो हमारे पास ये 2 तक की कहानी आ गई है। अब हम इसी तरीके से बाहर जाएंगे तो ये क्या बन रहा है, एक बड़ा सा वर्ग बन रहा है। और ये बड़ा वर्ग इसी की तरह है,
ठीक है ना। इसी की तरह है, यानी कि इसमें भी 5 और बनेंगे, तो 5 और जोड़ दिया मैंने। अब देखो इसके बाहर जब आए हम तो एक तिरछा वर्ग बन रहा है, एक ये वाला, और तिरछा वर्ग में कितना वर्ग होते हैं, सिर्फ एक ही होता है, तो हम लोगों ने एक यहाँ पर लिखा। अब हम सबसे बाहर वाले में आएंगे तो बाहर वाले वर्ग को आप लोग देखेंगे इस तरीके से, तो ये बाहर वाला भी तो इसी की तरह के बन रहा है, और इसमें भी कितने होंगे, 5 होंगे। तो अब हम लोग काउंट कर लेते हैं कि टोटल कितने वर्ग बन रहे होंगे। तो देखो 5 5 10 10 5 15 16 और 1 17, तो सिंपल सा है, इसमें कितने बन रहे होंगे वर्ग, 17 वर्ग बन रहे होंगे। तो आप लोग इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से इन वर्गों को हल करेंगे। अगर आप लोग एक एक करके गिनने बैठ गए तो आप लोग इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है और फिर क्या कर लेना है, इस ट्रिक का यूज करके आंसर आप लोगों को निकालना है। तो आई होप आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे आज के अंतिम प्रश्न की, जो कि आप लोगों का 7वां प्रश्न होगा, और ये रीजनिंग का 7वां प्रश्न है। देखो 7:15 पर घंटे एवं मिनट की सुई के बीच कोण कितना होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 7:15 हो रखे हैं, 7:15 हो रखे हैं, और इस 7:15 पर जो घड़ी वाली सुई होती है और जो मिनट वाली सुई होती है उनके बीच कितने अंश का कोण बनेगा। अगर मैं घड़ी बनाने की कोशिश करूं यहाँ पर, तो 7 बज रहा है, यहाँ पर 6 बजता है, यहाँ पर 7, और ये 3 15 मिनट, मतलब मिनट वाली सुई तो ये हो गई, और घंटे वाली सुई कहाँ पर होगी दोस्तों, घंटे वाली सुई 7 से थोड़ा सा आगे की ओर आ चुकी होगी। तो इनके बीच में अब कितने अंश का कोण बन रहा है ये हम लोगों ने बताना है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कोण बताना है। तो कोण बताने के लिए सबसे सिंपल सा एक तरीका है, आप लोग इस फॉर्मूले को लिखेंगे, कोण बराबर 11/2 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 घंटा, 30 इंटू घंटा। ये क्या है हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम लिख लेंगे अब 11/2 मिनट, मिनट देखो 7 बज के कितने मिनट हो रखे, 15, तो मिनट की जगह हम लोग लिख देंगे 15 माइनस 30 गुणा घंटा, घंटे की जगह 7 बजकर, तो ये 7 बज रहे हैं, तो घंटे वाली सुई 7 पर है। अब हम इसको हल कर देंगे। देखो 15 को 11 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 165/2, माइनस 30 को 7 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 210। इसको और हल करेंगे तो 210 ये आ जाएगा 165, माइनस ये कितना आ जाएगा 420, और इसको और हल अगर हम करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करके कितना आ जाएगा, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे और 420 में से 165 को माइनस करेंगे 10, तो ये 255 आ गया। ऊपर तो 255 आ गया माइनस का, और नीचे क्या आ गया 2। 255 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 127.5 डिग्री आ जाएगा माइनस का। अब ये माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस का मतलब है कि ये अंदर वाला कोण है, माइनस का मतलब ये अंदर वाला कोण है, और अगर ये प्लस में आता तो प्लस का मतलब होता कि ये बाहर वाला कोण है। तो हमको अंदर वाला कोण बताना था घड़ी की मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में, तो ये 127 डिग्री 127.5 डिग्री जो कि इसका आंसर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा, सही आंसर। तो आप लोग इस तरीके से इन क्वेश्चन आंसर को कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतने ही 7 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से अपना एग्जाम दे के आना, और रीजनिंग की आप लोगों के लिए अंतिम क्लास थी, तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे तरीके से पेपर दे के आना। थैंक यू सो मच।